को UPINHS लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मेटल को कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों के सीरीज को यहाँ पर केयर करते हैं कि कैसे इस सीरीज को लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पनिश कैसे लिखा गया है। सबसे जो स्टार्टिंग लेटर है P और U, इसे कन्वर्ट करके UP कर दिया गया है इसमें। उसी तरह जैसे कि PU के बाद है आपका N और I, तो इसे कन्वर्ट करके IN कर दिया गया है और सेम एज SH को HS कर दिया गया है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेटल को हम लोग वैसे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले ME है हमारा, तो ME को हम लोग EM लिखेंगे। उसके बाद क्या है, डबल T है, तो डबल T को तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, डबल T ही, क्योंकि इसका अपोजिट भी वही सेम होगा। और लास्ट में है LE, जिसे हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे EL, यानी कि हमारा जो नया टर्म आ गया वो हो गया EMTTEL। सो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। जिस तरह डोरमेंट संबंधित है एक्टिव से, उसी तरह डिनाई किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डोरमेंट जिसका अर्थ होता है सुस्त और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि यहाँ पर इसका अपोजिट लिखा गया है। उसी तरह डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, तो देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा स्वीकार कर लेना, यानी कि एडमिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो 22 नंबर क्वेश्चन में C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 23 नंबर। इनमें से असंगत कौन है। तो देखिए, हड्डा, बिच्छू, तिलचट्टा और मधुमक्खी, इन तीनों को अगर देखें तो इसमें देखिए जो हमारा हड्डा है, बिच्छू है और मधुमक्खी है, ये तीनों डंक मारता है। लेकिन जो हमारा C वाला ऑप्शन है तिलचट्टा, यह डंक नहीं मारता। सो यह इन तीनों में अलग है। C वाला और ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए, श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति में से चुने। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्वेश्चंस आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर देखिए, इस वाले टर्म में अगर हम लोग केयर करें तो सबसे पहले देखिए हमारा T इस तरह से था, जो कि आगे चलकर इस तरह से कन्वर्ट हो गया और फिर वापस में यहाँ पर आकर ऐसे अपोजिट हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए कि जो T है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और साथ ही में यह T अपना स्थान बदल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह T बीच में गया है, यानी कि अपना स्थान आधा आगे बढ़ाया है। उसी तरह बीच वाले में से सीधे यहाँ चला गया है, यानी कि पूरे एक का स्थान यहाँ आगे बढ़ा। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ आपका 1 हो गया और ये वाले टर्म आपका 1.5 हो जा रहा है, यानी कि फिर से आगे 1.5 बढ़ रहा है, 1.1/2 बढ़ा। सो अगला टर्म जो हमारा बढ़ेगा वो हमारा टोटल 2 बढ़ेगा, यानी कि 2 इसका देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 1 तो आपका ये वाला हो गया और 1 और बढ़ाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। और इसके साथ ही 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि जो अगला फिगर आएगा वो इस कोने पर हमारा T इस तरह से स्थापित होगा। सो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन अब हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार O पर भी ध्यान दीजिए कि O कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, O हर बार एंटी क्लॉकवाइज आधा घूम रहा है, यानी कि सबसे पहले यहाँ था, यह एंटी क्लॉकवाइज आधा घूमकर ऊपर चला गया, फिर बीच में आया और यहाँ आया, यानी कि अगले बार में O हमारा इस पोजीशन पर होगा। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो D वाला ऑप्शन है वह इसके अनुसार सही आंसर हो रहा है। T आपके इस कोने पर है और O आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति में से चुने। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, देखिए इसमें हमारा 4 तरह का फिगर दिया गया है। एक सर्कल है, एक आपका इस तरह का फिगर है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सर्कल को नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर इस तरह का जो फिगर है इसे नंबर 2 मान लेते हैं, रेक्टेंगल को 3 मान लेते हैं और ट्रायंगल को 4 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर पहले वाले से दूसरे वाले फिगर में अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर 1 और नंबर 2 चेंज हुआ है। नंबर 1 यह है और नंबर 2 आपका यह है, तो यह दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट में चला गया है, यानी कि अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया है। उसी तरह अगले वाले फिगर में 1 और 2 जो चेंज हुआ था वो तो सेम है, लेकिन आपका 3 और 4 नंबर वाला फिगर चेंज हो चुका है, यानी कि ये दोनों फिगर। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ऊपर में था जो कि नीचे चला आया और रेक्टेंगल नीचे से ऊपर चला गया है। उसी तरह इसके बाद वाले फिगर में आपका जो चेंज हुआ है वो 1 और 4 चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 और 4 कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आपका 1 कौन सा था, 1 आपका था सर्कल वाला,
और आपका जो 4 था वो आपका था रेक्टेंगल वाला। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ये वाला रेक्टेंगल यहीं पर रह गया है और ये वाला फिगर, ये दोनों आपका चेंज हो चुका है। यानी कि दोस्तों जो आपका अगला फिगर आएगा उसमें आपका 2 और 3 नंबर बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये वाला फिगर है रेक्टेंगल और सर्कल का, ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। यानी कि जो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। इनमें से भी आपको असंगत चुनना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें टोटल 3 बॉक्स हैं अंदर में, 1, 2 और 3, जबकि बाकी के जो बॉक्स हैं इसमें 2 बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स है और इसमें भी 4 बॉक्स है। ये वाला जो बॉक्स है वो आपका विषम संख्या आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी के जो बॉक्सेज हैं उनमें सारा सम संख्या है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको संबंध स्थापित करना है। जिस तरह से 13 संबंधित है 171 से, उसी तरह 17 किससे संबंधित है। देखिए अगर 13 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो हमारा आता है 169 और इसमें अगर 2 को ऐड कर देंगे तो 171 हो जा रहा है, जो कि अगला टर्म लिखा गया है। उसी तरह अगर हम लोग 17 का स्क्वायर निकालें तो 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289 और इसमें अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 291 हमारा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन है यहाँ पर और 4 तरह के ऑप्शन हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जिसे इसमें पुट करने पर इसका इक्वेशन सही हो जाए। यानी कि मान के चलिए आपने ऑप्शन ए चूज किया तो आपको ऑप्शन ए के अनुसार जहाँ पर प्लस दिया गया है उसे मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई वाले को प्लस करना होगा। सो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चारों ऑप्शन पुट करके देखना होगा, लेकिन जो इसका आंसर है वो आपका डी वाला ऑप्शन है। देखिए मैं इसके अनुसार सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। भाग और माइनस वाले साइन को चेंज करना है, यानी कि 18 गुना 12, माइनस को चेंज करना है डिवाइड के अनुसार, यानी कि यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। और इसके बाद हमारा भाग था 6 भाग 5 है, यानी कि इसे माइनस कर देंगे 5 प्लस 4 बराबर 35। अब देखिए 6 से 2 बार में कटा और यहाँ पर देखिए यह 2 से 18 में गुना होगा जो कि 36 हो जाएगा। 36 माइनस 5 प्लस 4, 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40 होगा और 40 में से 5 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन के दूसरे साइड में 35 लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दिनेश अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 12 मीटर जाता है, जहाँ से वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, वहाँ से वह फिर से बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चल के रुक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए दिनेश अपने घर से निकला और यहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर 12 मीटर चला। 12 मीटर चलने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 मीटर चलने के बाद वह वहाँ से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यानी कि 40 मीटर चल के वो यहाँ आ गया। यहाँ से दोस्तों फिर से बाएं की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि 10 मीटर आपका इस ओर मुड़ के चला। और यहाँ चलने के बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और फिर से 40 मीटर चलता है, यानी कि वो अभी फ़िलहाल कहाँ पहुँच गया है, इस पॉइंट पर, और चला था इस पॉइंट से। तो बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है और इस पूरे का डिस्टेंस आपका 12 मीटर का है, यानी कि जो छोटी वाली दूरी हुई वह इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल कर आएगा, यानी कि 12 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 मीटर। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में उपपद ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, उपपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 3 का इंक्रीजमेंट हुआ है। उसी तरह 9 और 15 का देखें तो इसमें 6 का इंक्रीजमेंट हुआ है। 15 और 27 में देखें तो फिर से 12 का इंक्रीजमेंट हो रहा है और 27 से 51 में 24 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। यानी कि देख रहे हैं कि हर एक अगले संख्या में यहाँ पर डबल ऐड कर दिया जा रहा है। सो अगले वाले टर्म में हमारा 48 ऐड करना होगा और 48 को 51 से ऐड करेंगे तो होता है 99। सो ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित हो सकती है। देखिए 200 से लेकर 600 के बीच में आपको फाइंड करना है कि कितनी संख्या होगी जो 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाए। सो देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए कितना आने वाला है
इसका एलसीएम लेने पर दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा 60। अब क्या करना है कि आपका एलसीएम निकल कर आ गया 60 और नंबर फाइंड करना है 200 से 600 के बीच में, यानी कि 60 का मल्टीपल हम लोग देखेंगे 200 से 600 के बीच में कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो आपका 240 हो गया, इसके बाद आपका 300 हुआ, फिर आपका 360 हो जाएगा, 420 होगा और 480 हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक आएगा वो आपका हो जाएगा 540। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए दोस्तों, 200 से 600 के बीच में फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगर कहा जाता है कि 200 से 600 तक, तब आप लोग का एक और नंबर ऐड होता है जो कि 600 होता है, लेकिन यहाँ बीच की संख्या फाइंड करनी है, इसलिए हम लोग 600 को ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए टोटल कितनी संख्याएं हो गई यहाँ पर, एक संख्या, दूसरी संख्या, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 200 से 600 के बीच में ऐसी टोटल 6 संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित हो सकती है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुना करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने इसे 73 से गुना कर दिया है। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र को एक संख्या को गुना करना था 37 से, लेकिन गलती से उसने इसे 73 से गुना कर दिया और जो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आने वाला था उससे उसका वैल्यू 648 अधिक आया है। तो वह संख्या क्या है फाइंड करना है। मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए हमारी संख्या x है, इसे गुना किससे करने कहा गया था 37 से, लेकिन इसने गुना कर दिया है 73 से। सो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 648 अधिक आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू का डिफरेंस होगा वो 648 होगा। सो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो 73x माइनस 37x बराबर 648 हो जा रहा है। 73 में 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों 36x बराबर 648, यानी कि x बराबर 648/36 हो जाएगा। और इसे हम जब यहाँ पर काटेंगे दोस्तों तो 648 36 से 18 बार में कटेगा, यानी कि जो x का वैल्यू है निकल कर आ गया 18। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। माता की वर्तमान उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात माता की उम्र पुत्र के उम्र की दूनी रह जाएगी। माता की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि माता की उम्र अभी वर्तमान में अपने बेटे की उम्र से 3 गुनी है और 15 साल बाद माता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो माता की वर्तमान उम्र क्या है यह फाइंड करना है। सो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। मान के चलिए हम लोग पहला उम्र मान कर चलते हैं कि माता की उम्र अभी वर्तमान में 30 साल है, यानी कि उसके बेटे की उम्र भी क्या होगी, तो उसके बेटे की उम्र हो जाएगी 10 साल यहाँ पर। अब 15 साल बाद उसके बेटे का उम्र क्या हो जाएगा 25 साल, और माता की उम्र अगर अभी 30 साल है यानी कि 15 साल बाद यह हो जाएगी 55 साल की। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 साल बाद जो माता की उम्र है बेटे की उम्र से दुगनी रह जाएगी, लेकिन यह यहाँ पर दुगना से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखिए अगर बी वाले ऑप्शन को रखते हैं तो अभी 45 वर्ष है, यानी कि बेटे की उम्र यहाँ पर 15 साल हो जाएगी अभी, और 15 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी 30 साल। माता की वर्तमान उम्र 45 साल है, यानी कि 15 साल बाद माता की उम्र क्या हो जाएगी 60 साल हो जाएगी। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया था कि 15 साल बाद जो माता की उम्र है बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 30 का डबल है, दूना 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। 12 व्यक्ति एक कुआं 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए। देखिए 12 व्यक्ति एक किसी कुएं को 20 दिन में खोद सकता है, तो 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी को लगाना होगा। सो देखिए अगर इसे हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, 20 दिन में कितना आदमी मिलकर एक कुआं को खोदता है 12 आदमी मिलकर, यानी कि अगर एक दिन में उस कुएं को खोदना रहे तो कितने इंसान की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमें 12 गुना 20 इंसान की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 दिन में कुआं खोदना है, यानी कि 15 दिन में खोदने के लिए 12 गुना 20/15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 3 बार में यह कटा, 5 से 4 बार में यह कट जाएगा, 3 से 4 बार में यह कटा, इस 4 से 4 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए हमें टोटल 16 इंसान की ज़रूरत होगी। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगी। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है
और जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 72 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ पर 81 रुपया हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पर 9 रुपये का बन रहा है। टाइम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए टाइम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। सो देखिए इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग इसे पुट करते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 9 रुपया हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 गुना कर देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 72 रुपये था और हमारा रेट है 25/4%, यानी कि इसे कैसे लिखेंगे, 25 नीचे और 4 आपका ऊपर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसे काटते हैं तो 9 से 8 बार में कटेगा और 4 से यह 2 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में कटेगा और देखिए 4 यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि जो टाइम लगेगा इसमें वो 2 साल का लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, बुध के लिए महाभिनिक्रमण का अर्थ क्या है। तो देखिए महाभिनिक्रमण इसका अर्थ होता है गृह त्याग की घटना, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, मताधिकार की न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए मत देने का इसका न्यूनतम उम्र होता है 18 वर्ष, यानी कि जो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। नेशनल पुलिस अकादमी यह स्थित है दोस्तों, आप लोग याद रखिए हैदराबाद में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 44 में है, पैन में ए का क्या तात्पर्य है। तो देखिए पैन में ए का तात्पर्य होता है अकाउंट और इसका फुल जो फॉर्म होता है पैन का वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। यूनिटी डे देखिए यह मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, आगामी आम चुनाव किस लोकसभा का गठन होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, यहाँ पर जो 2019 में चुनाव हुई थी इसके बारे में बात की जा रही है। तो यह चुनाव हमारा 17वां लोकसभा चुनाव था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट में हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं हरभजन सिंह, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, चंडी मंदिर चंडीगढ़ में थल सेना का कौन सा कमान है। तो देखिए चंडीगढ़ में थल सेना का पश्चिमी कमांड है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद एवं चंद्रालोक नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो देखिए इन दोनों पुस्तक के लेखक का नाम है जयदेव, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का पेपर खत्म हुआ, आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा और साथ ही में आपने कितना स्कोर किया वो भी हमें नीचे ज़रूर बताइएगा।